अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सिविक पार्टिसिपेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो सिविक पार्टिसिपेशन है, जिसको सिविक इंगेजमेंट भी कहा जाता है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, यानी एंशिएंट ग्रीस से लेकर मौजूदा दौर तक जो है कौन से मराहिल से गुजर कर जो है जो सिविक पार्टिसिपेशन है वो इस दौर तक पहुंची है। और आज के दौर में इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है डिजिटल पार्टिसिपेशन। तो फिज़िकल पार्टिसिपेशन से लेकर डिजिटल पार्टिसिपेशन तक का जो सफ़र है वो सिविक पार्टिसिपेशन ने किस तरह तय किया है। सिविक पार्टिसिपेशन क्या होती है या सिविक एंगेजमेंट से क्या मुराद है, इसके मतलब एक डिटेल वीडियो जो है वो आप तक पहुंच चुकी है, इसलिए हम नेक्स्ट जो है बात कर रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सिविक पार्टिसिपेशन, यानी जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरह उसकी ओरिजिन हुई है, कहाँ से ये सिविक पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट जो है शुरू हुआ और फिर मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए मौजूदा दौर तक जो है वो किस शक्ल में जो है वो पहुँचा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिविक पार्टिसिपेशन क्या है? आर पीपल गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी एंड पब्लिक लाइफ। तो सिविक पार्टिसिपेशन क्या होती है? सिविक पार्टिसिपेशन का एक मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं या जो शहरी हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी एंड पब्लिक लाइफ। तो जो पब्लिक लाइफ है या जो कम्युनिटी की लाइफ है या सोशल लाइफ है, इवन के जो रियासती मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती हैं, जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं, उसमें किस तरह जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, यानी सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल इश्यूज़ को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इवन के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वो किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। इस अमल को जो है सिविक पार्टिसिपेशन या सिविक इंगेजमेंट कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, सिविक पार्टिसिपेशन आर पीपल गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिटी एंड पब्लिक लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मैनी सेंचुरीज। तो सिविक पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस है वो कई सदियों पर मुहित है। ये चंद सालों के अंदर इसका आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि इसकी अगर हिस्ट्री आप पढ़ें, इसकी बैकग्राउंड को स्टडी करें तो ये कई सदियों पर मुहित है। और हम इसका आगाज़ करते हैं कबल मसीह से, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो एंशिएंट ग्रीस था, जो कि कमोबेश 300-400 साल पहले का यूनान है कबल मसीह का, उस दौर से जो है हम इसकी सिविक पार्टिसिपेशन का आगाज़ करते हैं। Here is detailed explanation of how civic participation has evolved throughout the history। तो यहाँ पे जो है हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि सिविक पार्टिसिपेशन है उसका आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से इसका इर्तिका शुरू हुआ और मौजूदा दौर तक ये कैसे पहुँचा है। उसमें नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है। नंबर 1 पॉइंट की हम बात करेंगे एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस से मुराद है कदीम यूनान, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो यूनान है उसके लिए एंशिएंट ग्रीस की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इन एंशिएंट ग्रीस स्पेशली इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। तो एंशिएंट ग्रीस जो है वो बेसिकली 158 सिटी स्टेट्स पर मुश्तमिल था, जिसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थी, एक एथेंस की और दूसरा स्पार्टा की। लेकिन यहाँ जो हम बात करना चाहते हैं जो सिविक पार्टिसिपेशन के हवाले से है या सिविक इंगेजमेंट के हवाले से है, उसका तल्लुक है वो एथेंस की शहरी रियासत के साथ है। तो आइए, इन एंशिएंट ग्रीस स्पेशली इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस सिटीजन्स ओनली फ्री मैन नॉट स्लेव्स। तो जो एथेंस की शहरी रियासत थी उसके अंदर सिटीजन्स का कंसेप्ट ये था, यानी उसमें रहने वाले तमाम लोग एथेंस की सिटी स्टेट के शहरी तस्वर नहीं होते थे, बल्कि उसमें जो ग़ुलाम थे और जो औरतें थी उनको जो है सिटीज़न का दर्जा हासिल नहीं था। तो जो आज़ाद लोग थे, जो हुकूमती मामलात में शरीक होते थे, सिर्फ वही लोग जो हैं वो सिटीज़न का दर्जा रखते थे। तो सिटीज़न पार्टिसिपेशन उस वक़्त बहुत लिमिटेड थी, यानी रियासत में रहने वाले तमाम अफराद जो हैं वो सिटीज़न तस्वर नहीं होते थे, सिर्फ वही लोग सिटीज़न तस्वर होते थे जो हुकूमती मामलात में बराह रास्त शरीक होते थे। उसमें ना तो ख़वातीन शामिल होती थी, और उस वक्त चूँकि स्लेवरी का दौर था, ग़ुलामी का उसमें निज़ाम पाया जाता था,
तो सिटी स्टेट एथेंस के अंदर रहने वाले जो ग़ुलाम थे वो जो हैं वो भी सिटीज़न तस्वर नहीं किए जाते थे, और ना ही उनको सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो हासिल होते थे। दोबारा देखिएगा, सिटीजन्स ओनली फ्री मैन नॉट स्लेव्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो एक तो याद रखिएगा कि जो एथेंस की शहरी रियासत थी वो उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था, और उसके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वहाँ जिन लोगों को सिटीजनशिप हासिल थी वो मखसूस लोग थे, चंद लोग थे, वो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो सिटीज़न जो स्विक पार्टिसिपेशन है वो उसका मतलब ये है कि जो सिटीज़न हैं वो शहरी मामलात में, रियासती मामलात के अंदर, रियासती सरगर्मियों के अंदर जो है या जो उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। तो कदीम यूनान की शहरी रियासत एथेंस के अंदर वहाँ के जो महदूद शहरी थे, सिटीज़न थे, वो वहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसकी वजह से वो रियासती सरगर्मियों में, रियासती मामलात के अंदर एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। दे इंगेज्ड इन डिबेट्स, वोट ऑन लॉज एंड हेल्ड पब्लिक ऑफिस। तो जो सिटीजन्स थे वो क्या करते थे, जो डिबेट्स होती थी वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, उन डिबेट्स के अंदर वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते थे। और वोट ऑन लॉज, कानून साजी के लिए वो वोट भी कास्ट करते थे। एंड हेल्ड पब्लिक ऑफिस, और मुख्तलिफ जो रियासती अदारे थे उनके अंदर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ भी सर अंजाम देते थे। ये सारा अमल जो है इसको स्विक पार्टिसिपेशन कहा जाता है। स्विक पार्टिसिपेशन क्या है, यानी अफराद का, शहरियों का, सिटीजन्स का रियासती मामलात के अंदर, रियासती सरगर्मियों के अंदर या हुकूमती मामलात और हुकूमती सरगर्मियों के अंदर पार्टिसिपेट करना। तो कदीम यूनान के अंदर जो है शहरी रियासत जो एथेंस की थी वहाँ से जो है सबसे पहले स्विक पार्टिसिपेशन का अमल शुरू हुआ, और ये कबल मसीह की बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कमोबेश 300-400 साल पहले की बात है, जब एथेंस के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है शहरी जो है वो रियासती अमूर में शरीक होते थे, डिबेट में शामिल होते, कानून साजी में हिस्सा लेते और मुख्तलिफ सरकारी ओहदे भी वो हासिल करते थे। नेक्स्ट इसी वाले से है द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस प्रैक्टिस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो एथेंस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था, लेकिन डेमोक्रेसी की दो बुनियादी अक़साम होती हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें जो शहरी होते हैं वो बरह रास्त रियासती अमूर में या सियासी सरगर्मियों के अंदर शरीक होते हैं, यानी वो कानून साजी बरह रास्त करते हैं, वो एग्जेक्टिव पावर्स को भी इस्तेमाल करते हैं और उनके पास कुछ जुडिशल पावर्स भी होती हैं। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें अवाम जो होते हैं, जो शहरी होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और फिर उनके नुमाइंदे जो हैं वो कानून साजी के फ़रज़ जो हैं सर अंजाम देते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अवाम बरह रास्त कानून साजी के फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। तो उसमें चूँकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी तो लिहाजा एथेंस की शहरी रियासत के जो इंडिविजुअल्स थे, जो उस रियासत के सिटीजन्स थे, वो बरह रास्त एथेंस की सियासी सरगर्मियों में, कानून साजी के अंदर जो है वो बरह रास्त शरीक होते थे। एवरी मेल सिटीज़न हैड द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। तो एथेंस की जो शहरी रियासत थी उसमें हर मेल जो सिटीज़न था, क्योंकि वोमेन को राइट्स हासिल नहीं थे, स्लेव्स को भी हासिल नहीं थे, तो जिन लोगों को मर्दों को सियासी हकूक़ हासिल थे तो वो तमाम लोग जो थे वो रियासत के अंदर जो कानून साजी का प्रोसेस होता था, जो आइन साजी होती थी, कानून साजी होती थी, लॉ मेकिंग जो होती थी, उसमें वो बरह रास्त पार्टिसिपेट कर सकता था। वुमेन, स्लेव्स एंड नॉट सिटीजन्स वर एक्सक्लूडेड फ्राम द वोटिंग प्रोसेस। तो जो ख़वातीन थी, वो जो ग़ुलाम थे, वो और ऐसे लोग जिनको सिटीज़नशिप नहीं दी गई थी, वो लोग जो हैं वो उस वोटिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो जिन लोगों को सिटीज़न डिक्लेयर किया गया था वो महदूद तबकात थे, वो बेसिकली रूलिंग क्लास को ही सिटीज़न का दर्जा हासिल था। तो सिर्फ वही लोग जो हैं वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, वोटिंग प्रोसेस के अंदर या दीगर मामलात के अंदर जो है वो शिरकत करने का हक़ रखते थे। तो गोया एथेंस की शहरी रियासत के अंदर जो है जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसकी इजाज़त थी, लेकिन रियासत के तमाम शहरियों को सिविक पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं थी। उसमें से भी बहुत कम लोग होते थे
जो रियासती मामलात के अंदर या सरगर्मियों के अंदर जो है वो शिरकत करने का अख्तियार रखते थे। जी, नेक्स्ट है द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर सिविक पार्टिसिपेशन। तो एथेंस की जो शहरी रियासत है उसमें लोग जो सियासी सरगर्मियों में, सियासी मामलात के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर या लॉ मेकिंग के अंदर जो लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी होती थी, तो उसके लिए एक अदारा कायम किया गया था। तो उसका नाम था द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर सिविक पार्टिसिपेशन वाज एक्लीसिया। एक्लीसिया जो है बेसिकली उनकी असम्बली का नाम था। जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असम्बली है, तो उनकी एक असम्बली थी और उस असम्बली का नाम था एक्लीसिया। और वहाँ जाकर लोग जो हैं वो रियासती मामलात के अंदर, सियासी सरगर्मियों के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर या पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है वो बरह रास्त पार्टिसिपेट करते थे। शहरियों का रियासती मामलात के अंदर, सियासी सरगर्मियों के अंदर, लॉ मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना जो है उसको सिविक पार्टिसिपेशन कहा जाता है। तो एक्लीसिया को में जाकर वो पार्टिसिपेशन करते, वेयर सिटीजन्स वुड मीट रेगुलरली टू डिस्कस पॉलिटिकल मैटर्स एंड वोट ऑन लॉज, मिलिट्री एक्शंस एंड स्टेट पॉलिसीज। तो जो एक्लीसिया की असम्बली थी वहाँ पे लोग जमा होते और वहाँ जाकर जो है वो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल मैटर्स होते थे, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती थी, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता था या मिलिट्री के जो मामलात होते थे, इसके अलावा जो सियासी मामलात हैं या पॉलिसी मेकिंग जो है उसके ऊपर जो है वो सिटीज़न जो थे वो डिस्कस करते थे, उसमें बरह रास्त शरीक होते थे और उन मसाइल को हल करने की वहाँ पे कोशिश करते थे। ये सारा अमल जो है ये सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो कहलाता है। अब हमारे पास आ गया नंबर 2 हेडिंग। पहला था सिविक पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग एंशियंट ग्रीस और सेकंड फेज़ में आ गए हैं। सेकंड फेज़ में है मिडल एज, जो कि 15th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिविक पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड एज फ्यूडल सिस्टम डोमिनेट्स। तो ये जो इरा है फ्राम 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी, यानी 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का जो इरा है, ये बर-ए-आज़म यूरोप के अंदर जो है ये फ्यूडल सिस्टम का दौर था। और फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो है जो पार्टिसिपेशन होती है, जो सिविक पार्टिसिपेशन होती है, वो ना होने के बराबर होती है, या उसको बैंड कर दिया जाता है या उसको बहुत लिमिटेड कर दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो इस इरा के अंदर जो है जो सिविक पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ही मुख्तसर होगी, बहुत वो लिमिटेड हो गई थी, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम के अंदर और मोनार्की के अंदर जो है सिविक पार्टिसिपेशन की कोई गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं होती। तो सिविक पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड एज फ्यूडल सिस्टम डोमिनेट्स and the powers were centralized in the hands of monarchy and church। तो ये जो इरा है 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक यूरोप के अंदर, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था, मोनार्की का निज़ाम था और चर्च का बहुत सारे मामलात के ऊपर कंट्रोल था। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है, चाहे फ्यूडल सिस्टम हो, मोनार्की हो यानी बादशाहत का निज़ाम पाया जाता हो, या चर्च का कंट्रोल हो रियासत के ऊपर, सियासत के ऊपर, तो वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन होती है या राइट टू वोट होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता और उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया जाता है। तो इस दौर के अंदर जो है जो सिविक पार्टिसिपेशन है वो ना होने के बराबर थी या वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिमिटेड थी। एंड द यूरोपियन स्टेट्स वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फ्यूडल सिस्टम वेयर किंग्स, लॉर्ड्स एंड नोबल्स हैड मोस्ट ऑफ द पावर्स। यानी ये जो फ्यूडल सिस्टम था उसमें मोनार्की भी थी, फ्यूडल सिस्टम भी था और चर्च का भी कंट्रोल था। तो उसमें क्या था, जो बादशाह था, लॉर्ड्स जो थे या नोबल्स पर्सन जो थे, उनका कंट्रोल था पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। और जो आम आदमी है, जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स होते थे, उनको जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं होती थी। तो एक वेल कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर जो है सिविक पार्टिसिपेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस दौर के अंदर यानी 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का जो दौर है उसमें सिविक पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था। एंड कॉमन पीपल हैड वेरी लिटिल रोल इन गवर्नमेंट मैटर्स। तो जहाँ दुनिया में आज भी जहाँ पे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, जहाँ और कदीम यूनान में कदीम दौर में ऐसा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पब्लिक होती है, जो जनरल पीपल होते हैं,
उनको जो है गवर्नमेंट मैटर्स के अंदर, गवर्नमेंट अफेयर्स के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लॉ मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द फ्राम द 5th to 15th सेंचुरी जो सिविक पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी जी। इसी वाले से है एक की टर्निंग पॉइंट केम इन 1215 में यूरोप के अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट आया व्हेन द मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन इंग्लैंड। और मैग्ना कार्टा के अंदर जो है एक मुआहदा साइन हुआ जिसको 1215 के अंदर ये मुआहदा साइन हुआ था, जो कि मैग्ना कार्टा कहलाता है, या इसको उर्दू में हम मंशूर आज़म भी कहते हैं। इस मुआहदे का नतीजा ये निकला कि बादशाह के जो कुछ अख्तियारात थे वो बादशाह की ज़ात से निकल कर एक दूसरे ग्रुप के पास या एक दूसरे ग्रोह के पास चले गए, या आप यूँ समझ लें कि नोबल्स के पास चले गए, या किसानों के पास चले गए, या वहाँ के जो फ्यूडल जो लीडिंग जो सरमायादार तबका था उसके हाथ में चले गए, तो बादशाह के अख्तियारात में थोड़ी सी कमी वाक़या होगी। और इस तरह जो है 1215 में मैग्ना कार्टा पर साइन होने की वजह से जो है वहाँ पे जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसमें थोड़ी सी बेहतरी पैदा हो गई थी कि अब बादशाह जो है वो अब्सोल्यूट पावर्स का मालिक नहीं रहा था, अनलिमिटेड पावर्स का मालिक नहीं रहा था। कुछ मामलात के अंदर जो है बादशाह को दूसरे लोगों के साथ मुशावरत का पाबंद कर दिया गया था मैग्ना कार्टा के ज़रिए। तो इस तरह जो है बरतानिया के अंदर जो है सबसे पहले जो है सिविक पार्टिसिपेशन जो है उसमें थोड़ी सी बेहतरी पैदा हुई, और वहाँ पे आस्ता आस्ता जो है ये अमल चलता गया। और 1688 के अंदर जो है वहाँ पे जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ तो बादशाह की सारी पावर जो थी वो पार्लियामेंट को और अवाम को शिफ्ट होगी, और वहाँ पे सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो उसका अमल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गया था। अब दोबारा इसको देखिए, दिस डॉक्यूमेंट लिमिटेड द पावर्स ऑफ द किंग एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मोर सिविक पार्टिसिपेशन। ये बात आपको बता चुका हूँ, जब मैग्ना कार्टा के ऊपर 1215 में साइन हुए तो इससे क्या हुआ कि जो बादशाह की जो पावर्स थी वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई, कम हो गई, और जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसमें किसी हद तक बेहतरी पैदा हो गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये नंबर 3 हमारे पास हेडिंग आ गई है, नंबर 3 हेडिंग है, और नंबर 3 फेज इसको आप कह सकते हैं। ये है इनलाइटनमेंट इरा फ्राम 17th to 18th सेंचुरी। अब हम आगे हैं सिविक पार्टिसिपेशन के 17वीं और 18वीं सदी के दौर तक। यहाँ देखते हैं कौन सी तब्दीली वाक़या हुई। ड्यूरिंग दिस इरा थिंकर्स लाइक जॉन लॉक एंड रूसो emphasized the importance of individuals' rights and social contract। ये जो इरा है इसमें यूरोप के अंदर जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही थी, और कई जो ऐसे फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासी निज़ामों के ऊपर, लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम किया। इसमें दो अफराद जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं जिनकी तहरीरों ने, जिनकी फ़िलासफ़ी ने यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम को और ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया, और उसमें जो बादशाह की जो गिरफ्त थी उसको काफ़ी हद तक उसने कमज़ोर कर दिया था। उसमें नंबर 1 है जॉन लॉक, और दूसरे नंबर पे जो है रूसो की तहरीरें हैं। ये दोनों जो है बेसिकली एक डेमोक्रेटिक अप्रोच रखने वाले लोग थे। ये दोनों जो है सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट भी हैं, यानी नज़रिया मुआहदा इमरानी पेश करने वाले ये दो अफराद हैं। तो ये जो लोग थे इन्होंने जो है अपनी तहरीरों के अंदर, अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर जो है ये साबित करने की कोशिश की कि बादशाह जो है उसके अख्तियारात लिमिटेड होने चाहिए, बहुत महदूद होने चाहिए, और अवाम के पास जो है वो ज़्यादा अख्तियारात होने चाहिए। दोबारा इसको देखिएगा, Enlightenment era 17th and 18th century। During this era thinkers like John Locke and Rousseau emphasized the importance of individual rights। तो इन्होंने इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर, उसके उनके सोशल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके इकोनॉमिक राइट्स हैं, उनके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक देने की डिमांड की। और इससे क्या हुआ कि यूरोप के अंदर जो है जो सिविक पार्टिसिपेशन है, और ख़ास तौर पे बरतानिया में जो सिविक पार्टिसिपेशन का अमल था उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा हुई। एंड ये लोग थे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पेश किया था, और विच इंस्पायर्ड द ग्रेटर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट मैटर्स। तो इनकी फ़िलासफ़ी ने जो है लोगों को रियासती अमूर में
शिरकत करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। और लोग जो है वो चाहते थे कि अब उनको सियासी हकूक़ दिए जाएँ, पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ इकोनॉमिक राइट्स भी दिए जाएँ, सोशल राइट्स और सिविल राइट्स भी दिए जाएँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रियासती अमूर में शरीकत कर सकें और अपने हकूक़ से इस्तिफ़ादा करके अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो बेहतर कर सकें। तो इस तरह इनलाइटनमेंट ईरा जो है यूरोप के अंदर जो 17वीं और 18वीं सदी पर मुश्तमिल है, उसमें जॉन लॉक और रूसो की तहरीरों ने, उसकी फ़िलासफ़ी ने जो है सिविक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा राह जो थी वो हमवार की थी। जॉन लॉक जो है इसी हवाले से इसी इरा की हम बात कर रहे हैं। जॉन लॉक्स आइडिया अबाउट द नेचुरल राइट्स लाइक राइट टू लिव, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जॉन लॉक ने जो नेचुरल राइट्स पेश किए तो उसने कहा कि राइट टू लिव, ज़िंदा रहने का हक हर इंसान का फितरी हक है। तो जो नेचुरल राइट्स होते हैं किसी भी इंसान के, उनको रियासत वापस नहीं ले सकती, ना ही उनको बादशाह जो है वो ख़त्म कर सकता है। तो राइट टू लिव जो है यानी ज़िंदा रहने का जो हक है, ये लोगों का फितरी हक है। ये जब कोई शख्स पैदा होता है तो कुदरत की तरफ से, या आसान लफ्ज़ों में हम ये बात करें तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये राइट लेकर आता है। तो कोई दूसरा शख्स जो है उसके इस राइट को ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे राइट ऑफ लिबर्टी, ये उसको आज़ादी है, यानी राइट टू लिबर्टी का दूसरा मतलब हम लेंगे कि उसको बहुत सारे हकूक़ हासिल हो जाते हैं। और उसके बाद है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो हर शख्स को जो है प्रॉपर्टी रखने का हक हासिल है, और उसके मुताबिक प्रॉपर्टी रखने का जो हक है, जो राइट है, ये नेचुरल राइट है। तो उसने कहा कि ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये जो है वो लाजमी तौर पे इंसानों को मिलने चाहिए और ये ख़त्म नहीं किए जा सकते। अब ये जो उसकी फ़िलासफ़ी थी राइट्स के मतलब, इसका नतीजा ये निकला कि यूरोप के अंदर जो है राइट्स को लेने के लिए तहरीकें चलना शुरू हो गई, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल राइट्स दिए जाएँ और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो कम की जाएँ, ताकि सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेट द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड सिविल राइट्स इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर जो है ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या जो वहाँ पे सिविल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जॉन लॉक और रूसो की तहरीरों ने वहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाने में और लोगों के जो सिविल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में जो है इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। तो जो एक बात अहम पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो सिविक पार्टिसिपेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही मुमकिन है। जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, जहाँ पे मोनार्की होती है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, या डिक्टेटरशिप की कोई भी किस्म होती है, जैसे फाशिज़म है, नाज़िज़म है, कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, ये सब जो है वो, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ये सब डिक्टेटरशिप की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। तो जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पे लोगों को सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो हासिल नहीं होती। सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही हासिल होगी। अब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जितना मैच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, लोगों को इतनी ज़्यादा सिविक पार्टिसिपेशन के मौके मिलेंगे, और जितना कमज़ोर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, लोगों की सिविक पार्टिसिपेशन इतनी महदूद होगी। लेकिन कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों को सिविक पार्टिसिपेशन के बहुत सारे मौके जो हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मिलते रहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 4। तो नंबर 4 हेडिंग है, ये है अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन। और अमेरिकन रेवोल्यूशन है जो कि 1789 में जो है ये मुकम्मल हो गया था। और अमेरिका इस वक्त है, जब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो उस वक्त ये अमेरिका 13 स्टेट्स पर मुश्तमिल था, और इनके ऊपर बरतानिया ने कब्ज़ा कर रखा था। जिससे बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था, तो यहाँ पे भी जो है बरतानिया का कब्ज़ा था। 1776 के अंदर जो है 1776 के अंदर जो है अमेरिकन ने, यानी इन 13 रियासतों ने जॉर्ज वाशिंगटन की सरपरस्ती में बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने का ऐलान कर दिया था 4 जुलाई 1776 को। आज भी जो है 4 जुलाई को हर साल अमेरिका का यौम आज़ादी मनाया जाता है, क्योंकि इसी रोज़ जो है अमेरिकन स्टेट्स ने, यानी जो अमेरिका की 13 रियासतें थीं, उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ जॉर्ज वाशिंगटन की सरपरस्ती में ऐलान आज़ादी कर दिया था। और फिर थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद जो है इन्होंने वहाँ से जो है बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली थी 1781 के अंदर। और उसके बाद जो है इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल एक कन्फेडरेशन कायम की गई,
लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो कन्फेडरेशन जो है वो नाकाम हो गई और उसके बाद इस कन्फेडरेशन को एक फेडरेशन के अंदर जो था वो तब्दील कर दिया गया और इस तरह अमेरिका जो है वो 1789 को जो है 13 रियासतों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन यानी वफाकी रियासत जो है वो बनने में कामयाब हो गया। तो इस तरह और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया वो एक प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके नतीजे में जो सिविक पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो गए थे, क्योंकि आज तक अमेरिका की तारीख में जो है कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी अमेरिका की ऐसी कांग्रेस नहीं है जो अवामी वोटों के बगैर मुंतखब हुआ हो। अमेरिका के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, अमेरिका के अंदर आज तक जो है किसी भी नेचर की डिक्टेटरशिप जो है कायम नहीं हुई। तो वहाँ पे तमाम जो प्रेसिडेंट्स हैं फ्राम जॉर्ज वाशिंगटन टू जो बाइडन जो हैं, तमाम लोग अवाम के वोटों से यानी सिविक पार्टिसिपेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुंतखब होते रखे हैं। तो इस तरह जो है हम ये कह सकते हैं कि जब अमेरिका के अंदर 1789 के अंदर जो है वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन मुकम्मल हुआ, तो उसके नतीजे में वहाँ पे सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई और लोगों की सियासी अमल के अंदर शिरकत, लॉ मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर या जो मिलिट्री मैटर्स हैं उनके बारे में लोगों को वहाँ पे वसी अख्तियारात जो थे वो हासिल हो गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लें फिर आगे चलते हैं। इन द 18th century अमेरिकन कॉलोनीज फाट फॉर इंडिपेंडेंस फ्राम ब्रिटेन, बात हो गई है। एंड इन 1789 जी एंड इन 1789 यूएसए वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो मौजूदा यूएसए है जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये कब कायम हुआ? इन 1789। 1789 के अंदर जो है ये यूएसए कायम हुआ और अमेरिका का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी जो है 1789 के अंदर ही मंजूर हुआ और आज तक अमेरिका उसी कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये निज़ाम जो है चला रखा है। एंड सिविक पार्टिसिपेशन वाज क्योर प्रिंसिपल। तो अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें सिविक पार्टिसिपेशन जो है आप यूँ समझें कि मरकज़ी पॉइंट था और इसीलिए जो है अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको दुनिया के कदीम तरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहा जाता है और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका का उसको मदर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन आने के बाद जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आई। आइए नेक्स्ट, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड वोटिंग राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब उसकी ख़ास बात ये थी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोगों को राइट्स दिए गए तो वो राइट्स जो थे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दिए गए, यानी जो है तमाम शहरियों को जो है चाहे वो किसी भी मज़हब से उनका तल्लुक़ है, किसी भी जिल्द की रंगत वो स्याह फाम है या वो गोरे हैं, तो कुछ अर्सा तक जो है वो स्याह फाम के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही, लेकिन फिर आखिरकार जो है स्याह फाम को भी जो है वो तमाम पॉलिटिकल राइट्स जो थे मिल गए। ख़वातीन को कुछ अर्सा के बाद जो है वहाँ पे राइट्स मिल गए, इसके ऊपर हम नेक्स्ट बात भी करेंगे। तो वहाँ पे जो है जो सिविक पार्टिसिपेशन का अमल शुरू हुआ उसने दुनिया के अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और डेमोक्रेटिक कल्चर को जो है प्रमोट करने में इंतहाई अहम किरदार जो था वो अदा किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये हमारी हेडिंग नंबर आई थिंक 5 बन रखी है, हेडिंग नंबर 5 यानी 5th फेज़ आ गया सिविक एवोल्यूशन का। फ्रेंच ये याद रखिएगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी यूएसए की बुनियाद 1789 में हुई और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो भी 1789 में हुआ। तो 1789 के अंदर जो है दुनिया की में यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है दो बड़े वाक़यात रूनुमा होते हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और दूसरा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई थी। इंस्पायर्ड बाय द यूएसए रेवोल्यूशन एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एम्ड टू ओवरथ्रो द मोनार्की। अब 1789 से पहले फ्रांस के अंदर भी मोनार्की थी, शहनशाहियत का निज़ाम था। तो जो मुख्तलिफ फ़िलासफ़र थे, रूसो, जॉन लॉक की जो फ़िलासफ़ी है उसने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था और उनको जो है वो डेमोक्रेसी से है मुतारफ़ करवाया गया था, राइट से मुतारफ़ करवाया और इस तरह दुनिया भर के अंदर जो है आस्ता आस्ता बादशाहों के ख़िलाफ़ इनकलाबात आना शुरू हो गए और बादशाहतें कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो इसका नतीजा निकला कि फ्रांस के अंदर भी जो है, फ्रेंच के अंदर भी जो है
एक रेवोल्यूशन हुआ 1789 को, और वो जो मोनार्की का जो सिस्टम था, जो बहुत ताकतवर था, बासर था, वो मोनार्की वहाँ से ख़त्म कर दी गई। और मोनार्की ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जो नया सिस्टम शुरू हुआ, उसके नतीजे में वहाँ पे सिविक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जब अमेरिका फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन रूनमा हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, एंड इस्टेब्लिश्ड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस के अंदर नई गवर्नमेंट कायम हुई, उसमें उसकी बुनियाद 3 असूलों के ऊपर रखी गई थी। एक था इक्वालिटी, यानी रियासत के तमाम शहरी जो हैं वो इक्वल होंगे, उनके राइट्स इक्वल होंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी जिन्स के साथ हैं, किसी भी जेंडर के साथ हैं, सब लोगों के इक्वल राइट्स होंगे। उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। फिर क्या था, लिबर्टी, तमाम लोगों को हुकूक हासिल होंगे, लोगों को आज़ादी हासिल होगी। लिबर्टी से मुराद यहाँ पे है राइट्स। और उसके बाद जो है फ्रेटर्निटी, यानी फ्रेंच माशरे के अंदर जो है भाईचारा पैदा किया जाएगा, लोगों के आपस में बाहमी रवाबत जो है उनको मजबूत किया जाएगा। सिटीजन्स बिगेन पार्टिसिपेटिंग मोर एक्टिवली इन गवर्नमेंट अफेयर्स। जब ये रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे तमाम लोगों को इक्वल बेसिस के ऊपर राइट्स मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट अफेयर्स के अंदर भरपूर तरीके से शिरकत करना शुरू कर दी। तो शहरियों का रियासती मामलात के अंदर या गवर्नमेंटल जो मैटर्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन करना स्विक पार्टिसिपेशन कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है स्विक पार्टिसिपेशन इन 20th सेंचुरी, और ये हेडिंग नंबर हो जाएगी आपकी 6। तो ये 6th फेस है, स्विक पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं। इन दिस सेंचुरी द स्टेट्स लाइक USA एंड UK वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट। तो 20th सेंचुरी के अंदर आकर जो है जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ख़वातीन जो हैं वो भी डिमांड करने लगी थी कि उन्हें भी मर्दों के बराबर जो है पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, तो पहली दफ़ा जो है वो USA के अंदर, उसके थोड़े अरसे के बाद जो है UK के अंदर जो है ख़वातीन को राइट्स दे दिए गए। तो देखिए, इन दिस सेंचुरी द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक USA एंड UK वुमेन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। वुमेन इन USA गेंड द राइट टू वोट इन 1920। तो USA के अंदर जो है 1920 के अंदर जो है ख़वातीन को मर्दों के बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिल गए थे। और उसके बाद एंड इन UK इन 1928 विच एक्सपेंडेड द, यानी UK के अंदर 1928 में और USA के अंदर 1920 के अंदर ख़वातीन को राइट टू वोट जो था वह हासिल हो गया था। इस तरह जो है विच एक्सपेंडेड द स्विक पार्टिसिपेशन। अब जो स्विक पार्टिसिपेशन है, यानी रियासत के शहरियों का रियासती अमूर में, रियासती मैटर्स के अंदर शरीक होना, तो पहले सिर्फ मर्द शामिल हो सकते थे। जब ख़वातीन को भी राइट मिल गया तो ख़वातीन भी उसमें शामिल हो गई। तो जो स्विक पार्टिसिपेशन है उसका दायरा कार बहुत वसी हो गया। अब जो स्विक पार्टिसिपेशन होती है जितनी वसी होगी, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप होगा, और जिस मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जितना डेवलप्ड होगा, वहाँ पे स्विक पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हेडिंग नंबर हमारी हो जाएगी 7। ये है सिविल राइट्स मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के हवाले से ही है, और इस दौर के अंदर आकर जो है दुनिया भर के अंदर जो है सिविल राइट्स के लिए या बाकी राइट्स के लिए बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, प्रेशर ग्रुप्स बने, NGOs कैम हुई, और सिविल राइट्स के लिए बाकायदा तौर पे मूवमेंट्स जो थी चलाई गई। तो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी द सिविल राइट्स के लिए मूवमेंट चलाई गई। एंटी वार प्रोटेस्ट किए गए, यानी लोगों ने कहा कि जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। तो अमन के क़याम के लिए, जंगों से बचने के लिए भी जो है लोग जो थे वो मैदान में आ गए थे, क्योंकि इससे पहले जो है दुनिया जंगों के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी का अमल जो थी वो देख चुकी थी। और लिबरलिज़म की मूवमेंट चलना शुरू हो गई, फेमिनिस्ट की मूवमेंट चलना शुरू हो गई, और LGBTQ की मूवमेंट चलना शुरू हो गई। तो इस तरह दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ जो तबकात थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिविल राइट्स के लिए कोशिश करने लगे, और बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन्होंने अपनी अपनी मूवमेंट्स का जो था आगाज़ किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे इन तमाम मूवमेंट्स को कामयाबी मिलती गई, लोगों को राइट्स मिलते गए, और जो स्विक पार्टिसिपेशन है वो अमल बेहतर से बेहतर होता चला गया। मूवमेंट्स हाईलाइटेड द पावर ऑफ स्विक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था
इन मूवमेंट्स की वजह से वो जो प्रोसेस है उसमें लोगों की शमूलियत जो थी वो बहुत बढ़ गई थी और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो है डिसीजन मेकिंग होने लगी या फैसले जो थे वो होने लगे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये लास्ट हेडिंग है, आई थिंक ये 8th हेडिंग होगी, डिजिटल एंड ग्लोबल सिविक पार्टिसिपेशन एंड इन 21st सेंचुरी। आज हम 21st सेंचुरी में रह रखे हैं। अब ये जो सिविक पार्टिसिपेशन है ये मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए, मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हुए वो 21st सेंचुरी में पहुंच चुकी है। और 21st सेंचुरी जो है ये सेंचुरी, इस सेंचुरी का कमाल ये है कि इसमें जो 20th सेंचुरी के जो मामला थे वो यकसर तब्दील हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है और इन सारी चीज़ों ने जो है दुनिया ओवर पूरी दुनिया का कल्चर जो है वो तब्दील कर दिया है। और जो रवायती चीज़ें थी सिटीज़नशिप के लिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के जो रवायती तरीके थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत पैदा हो गई है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द सिविक पार्टिसिपेशन। तो इन्होंने क्या किया कि सिविक पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है। अब जो सिटीज़न है वो सिर्फ अपने रियासती अमूर तक ही महदूद नहीं रहा, वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं, इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अपने घर में बैठकर जो है इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से दुनिया भर के जो मामलात हैं, सरगर्मियाँ हैं, वहाँ पे अपनी ओपिनियन देने का हक़ रखता है और वो मुख्तलिफ पोल्स के ज़रिए जो है वो अपनी ओपिनियन जो है वो आगे पहुँचा देता है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव मेड इट ईजीएस्ट फॉर पीपल टू ऑर्गेनाइज। अब लोगों को किसी भी मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मूव करती हैं। अगर आपने अपना कोई पैगाम किसी खिते के लोगों को देना हो या किसी रियासत को देना हो तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए जो है अपना पैगाम दुनिया के किसी भी कोने में विद इन सेकंड्स जो है पहुंचा सकते हैं और लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं और लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं या लोगों से आप डिमांड कर सकते हैं कि आप इस मकसद के लिए अपने मुल्क में आवाज़ बुलंद करें। अब इशू कहाँ पे है? इशू अगर पाकिस्तान में है तो उस इशू को हल करने के लिए या गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो भी उसमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रखे हैं। तो अब जो है अब जो ये जो सिविक पार्टिसिपेशन है इसका दायरा-कार बहुत वसी हो गया है और इसमें दीगर रियासतों के लोग भी जो हैं वो शामिल होना शुरू हो गए हैं। दोबारा देखिएगा, सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव मेड इट ईजीएस्ट फॉर पीपल टू ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज एंड एडवोकेट ऑन ए ग्लोबल स्केल। अब आलमी सतह के ऊपर जो है चीज़ें जो है वो मोबिलाइज हो रही हैं, एडवोकेसी भी हो रही है, इश्यूज़ के ऊपर लोगों को फेवर लेने के लिए एडवोकेसी हो रही है। तो इस तरह जो है वो जो रवायती कंसेप्ट था सिविक पार्टिसिपेशन का वो तब्दील हो गया है और अब जो नया कंसेप्ट आया है वो है डिजिटल पार्टिसिपेशन। तो डिजिटल पार्टिसिपेशन ने जो क्या किया, ये इंटरनेट दौर की पैदावार है या सोशल मीडिया की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पैदावार है। तो सिविक पार्टिसिपेशन जो है उसने ग्लोबल जो डिजिटल पार्टिसिपेशन की शक्ल जो है वो अख्तियार कर ली है। नेक्स्ट है जी, पीपल कैन नाउ इंगेज इन सिविक एक्टिविटीज़ ऑनलाइन। अब लोग क्या हैं, जो सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं, सिविक मैटर्स होते हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें वो थ्रू ऑनलाइन इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी जो है वो शहर में जाना पड़े या किसी सेमिनार के अंदर जाने के लिए, शामिल होने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़े। तो आप ऑनलाइन जो है अपने घर में बैठकर जो है किसी भी मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, किसी भी सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो रखी हो। आप अपनी ओपिनियन जो है उसके मतलब जो है अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन जो है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो पीपल कैन नाउ इंगेज इन civic activities online. They can raise awareness on social media and can join the global movements without leaving their homes. तो अब जो है उनके लिए ये मूवमेंट चलाना जो है बहुत आसान हो गया है और यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सिविक एंड सिटीज़न इंगेजमेंट के हवाले से। अगर आपको किसी और वीडियो के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप इनबॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट किया करें और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल।